दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 271वां लेक्चर है। ठीक है, अगर केवल और केवल दोस्तों ये हम ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 41वें नंबर का लेक्चर है, 41 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम लोग जो टॉपिक शुरू किए हैं जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लाइमेट का पहला पार्ट आपको दिया जा चुका है जिसके अंतर्गत भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उस क्षेत्र में किस तरह की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, आगे की क्लास में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उष्णकटिबंधीय मानसून के बारे में, और यहां से जो कुछ भी सवाल बनते हैं उन सभी सवालों पर भी चर्चा किया जाएगा। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो देखिए अभी तक में 8100 सवाल ऑन स्क्रीन इस क्लास में आपको कराए जा चुके हैं। आज उसके आगे की क्लास हम अटेंड करने चल रहे हैं, उसके आगे के सवालों को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है। मैं ज़्यादा प्रचार प्रसार दोस्तों इस पर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अगर आपको भरोसा होगा नितिन सर पर कि नितिन सर अच्छा सिखा पाते हैं, पढ़ा पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे पास आएंगे, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है सर, ये स्लाइड तो ब्लैंक है। ब्लैंक मैंने जानबूझ के रखा, कुछ सवाल आपसे करने थे जो मैंने कल पढ़ाया, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं, उससे संबंधित कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूं। और बताना ये भी चाहूंगा दोस्तों, ये देखिए बहुत सारे सवाल है, सारे सवालों का जवाब ना आप चुटकी में दे पाएंगे, चुटकी में। पहले आप समझ जाइए कि मैं आपको क्या सिखाना, क्या समझाना चाह रहा हूं। जब तक आप ये तथ्य नहीं समझेंगे तब तक आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात याद रखिए, मान लीजिए दोस्तों हमारा ये ग्लोब है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी की आकृति कैसी है दोस्तों? तो कल ही मैं अपनी क्लास में बताया था कि पृथ्वी की आकृति से सवाल कभी आए तो बताइएगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोलाब है। क्या है दोस्तों? गोलाब। अच्छा ठीक है, ये बीचों बीच से दोस्तों एक लाइन गुजरी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री, और इसी लाइन को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा, क्योंकि पूरे पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरी हुई है। या फिर इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर की तरफ दोस्तों उत्तरी गोलार्ध है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या दोस्तों? ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब होता क्या दोस्तों, जरा ये समझिएगा। कहा जाता है जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी क्या की हुई दोस्तों? पृथ्वी का झुकाव। ठीक है, पृथ्वी का झुकाव किस तरफ झुकाव दोस्तों? तो कहा जाता है 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी ये झुकी हुई है। ठीक है, तो झुकने की वजह से दोस्तों मैंने तो गोला सीधा सीधा बना दिया, बट ये पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 23.5 डिग्री पर एक लाइन यहां बनती है। ठीक है, एक लाइन यहां बनती है 23.5 डिग्री पे। इस लाइन को कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। और इसी को किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है सर, आप ये सब बताना क्या चाहते हैं? बता रहा हूं अभी, पहले सुनते जाइए मेरी बात। ठीक है, ये हो गया दोस्तों नीचे की, ये 23.5 डिग्री वाली क्या हो जाएगी? ये दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं मकर रेखा के नाम से। ठीक है, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ध्यान दीजिए, कहा जाता है दोस्तों यहां से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, 23.5 ना आकर के कितना आ जाना है? हमको आ जाना है 10 डिग्री उत्तर और क्या कर लेना दोस्तों? 10 डिग्री दक्षिण। ठीक है, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री ये दक्षिण, हमने एक लाइन बना लिया। ये मान लीजिए 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो गया, ये 10 डिग्री क्या हो गया? दक्षिण अक्षांश रेखा हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो बेल्ट बन रही दोस्तों, ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये वो बेल्ट है दोस्तों जहां पर सूर्य की किरणें 12 महीने पड़ती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? सूर्य की किरणें 12 महीने। ठीक है, जो सूरज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर है सूरज। ठीक है, यहां पर क्या है दोस्तों? सूरज है। और ये सूर्य का प्रकाश दोस्तों यहां से लेकर यहां तक ये 12 महीने पड़ता है। ठीक है, 12 महीने ठीक है सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब यहां से पॉइंट नोट करते चला। ठीक है, पहला पॉइंट आपको केवल इतना याद रखना है कि सूर्य का प्रकाश 12 महीने पड़ता। अब अगला जो सवाल बनने वाला सारा उत्तर अब यहां से आप खुद ब खुद देना शुरू करेंगे। अच्छा मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों जहां 12 महीने प्रकाश होगा सूर्य का, वाष्पीकरण की दर तेज होगी या स्लो होगी? आप मुझे खाली इतना बताइएगा। ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये बताइए मुझे, वाष्पीकरण क्या होगा? धीमे होगा कि तेज होगा? बताइए, तेज होगा कि धीरे होगा? आप सभी कहेंगे धीरे नहीं सर, तेज होगा। क्यों तेज होगा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश 12 महीने हो रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर वाष्पीकरण तेज होगा तो दोस्तों वर्षा कैसी होगी? वर्षा कम होगी, ज्यादा होगी? वर्षा कम होगी कि ज्यादा होगी? आप कहेंगे सर जब वाष्पीकरण खूब होगा तो सिंपल सी बात है वर्षा भी खूब होगी। ठीक है, पॉइंट नोट करते जाइए। अगर मैं चौथा सवाल आपसे करूं कि अगर वर्षा खूब ज्यादा होगी तो पेड़ पौधे, या मैं कहूं दोस्तों
यहाँ जंगल ज्यादा होंगे या कम होंगे, ठीक है, इस क्षेत्र में जंगल अधिक होंगे या कम होंगे। सर अगर खूब वर्षा हो रही है तो जाहिर सी बात है जंगल भी ज्यादा होंगे। मैं आपको इसी भाषा में कह सकता हूं, क्या इस क्षेत्र में जैव विविधता ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। मैंने क्या कहा, जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता क्या कहा मैंने, कम होगा या अधिक होगा। तो आपने कहा सर जैव विविधता भी अधिक होगा। जैव विविधता मतलब क्या होता है, अनेक वैरायटी के पेड़ पौधे और ढेर सारे वैरायटी के जीव जंतु, ठीक है। अच्छा एक मुझे और बात बताइए, ये तो पिछली क्लास में मैंने दिया था, कुछ नई चीजें सीखिए। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि वर्षा तो खूब होती है, तो दोस्तों वृक्ष छोटे पाए जाएंगे या बड़े पाए जाएंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि जो पेड़ पौधे का आकार होगा, पेड़ पौधे का आकार, ठीक है, ये आकार कैसा होगा, ये छोटे आकार के होंगे या बड़े आकार के होंगे। सर अगर खूब बारिश हो रही, जैसे मैं कहूं कि जो लड़का खूब खाता पीता रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा ना भाई, हाँ रहेगा। जैसे यहां पर सोचिए पेड़ पौधों को क्या चाहिए भाई, बिरयानी तो चाहिए नहीं, पनीर भी नहीं चाहिए, पूरी हलवा भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, दो ही तीन चीज चाहिए। क्या चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड में कोई कमी कर नहीं रहे हैं, ठीक है, लगातार उसको बढ़ाए पड़े हैं, ठीक है। ये तो मानवीय गुण है हमारा, ठीक है, ये तो हम दे ही रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं। और क्या चाहिए, सूरज का प्रकाश। तो ये ऐसे क्षेत्र में है जहां 2-4 महीने ठंडी भी नहीं है, हमेशा सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा, ठीक है। तो इन्हें कमी किस चीज की है, यानी तंदुरुस्त होंगे। पेड़ पौधे का आकार कैसा होगा, ये छोटे नहीं, ये बहुत बड़े होंगे। बड़े मत बोलिए, ये इनका आकार कैसा होगा दोस्तों, बहुत बड़ा होगा। अच्छा एक बात बताओ, पेड़ तो बड़े होंगे, जो छोटे छोटे पौधे होंगे उनको भी तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो वो प्रकाश की अच्छा छोड़ो, अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों वन जो यहां पर होगा, जो जंगल या वन है वो सघन होगा। क्या सघन माने समझते हैं, सघन माने घना वन। इतना घना वन होता है यहां पर कि चारों तरफ पेड़ पौधे इतने ज्यादा मात्रा में होते हैं कि जमीन तक जो है सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंचता है, इतना ज्यादा जो है सघन होता है। तो ये सघनता भी पाई जाती है। अगर ये सघनता पाई जाएगी तो जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको भी तो भाई प्रकाश चाहिए, तो लता बनकर दोस्तों पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और जो वर्षा होती है ये घनघोर वर्षा होती है, क्योंकि प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्षा भी कैसी होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा, वर्षा के बारे में याद रखिए कि वर्षा प्रतिदिन होती है। तो ये सारे तथ्य आप ध्यान में रखेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आपको आगे जितने भी सवाल मिलेंगे उसका जवाब आप यूं ही चुटकी में देते जाएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं सवाल, ताकि आप जवाब देने में जो है कहीं कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, आप आराम से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। सुनिएगा जरा जवाब। सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है किस जलवायु प्रदेश के वृक्षों की पत्तियां चौड़ी और सघन होती हैं। अरे भाई आप पत्ती चौड़ी की बात करें मत करें, हो सकता है आपसे पूछ दे कि बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, हो सकता है आपसे पूछ दे सघन वन पाए जाते हैं। ये सारा कहां होगा भाई, ऐसा क्षेत्र जहां खूब बारिश होगा वहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों और क्या करा, और सूर्य के प्रकाश के लिए वृक्षों में बढ़ने की होड़ लगी रहती है, तभी तो यहां सघनता ज्यादा मिलती है। यहां सघनता ज्यादा मिलती, किसकी सघनता, वन की सघनता, ठीक है। तो हम किस क्षेत्र की बात करें दोस्तों, जाहिर सी बात है यह क्षेत्र कौन सा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। चाहे भूमध्य रेखी कह दे चाहे विषुवत रेखी कह दे, आप कहीं कंफ्यूज होंगे क्या, नहीं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। आगे आइए अगला सवाल, करा किस जलवायु प्रदेश में सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाती। क्यों दोस्तों, इतना ज्यादा सघनता होती है, ठीक है। वृक्ष के पेड़ पौधे जो पत्ते होते हैं वो इतना ज्यादा नजदीक होते हैं कि प्रकाश नीचे आ ही नहीं पाता। यही कारण है कि सदैव अंधकार छाया रहता है, ठीक है। आप कभी इस तरह के जंगलों में चले जाएंगे तो सदैव क्या मिलेगा, अंधकार मिलेगा। हम किस क्षेत्र की बात करें दोस्तों, पुनः जवाब क्या हो गया, भूमध्य रेखीय क्षेत्र या प्रदेश, ठीक है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र या प्रदेश, एक ही बात हो जाएगी, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैंने जो पीछे ग्राफ दिखाया ना उस माध्यम से आप समझिए, ठीक है। करा किस जलवायु, अच्छा देखिए उत्तर एक ही है लेकिन सवाल पूछने का स्टाइल अलग अलग है। देखिए सवाल कैसे पूछ रहा, करा किस जलवायु प्रदेश में वृक्ष काफी लंबे होते हैं, 60 मीटर, 1 मीटर में लगभग 3 फीट, तो 60 मीटर में 36 18 180 फीट ऊंचा, समझ रहे हैं कितना ऊंचा, 180 फीट ऊंचे, इतने बड़े बड़े दोस्तों वृक्ष पाए जाते हैं। वह उनकी लकड़ियां दोस्तों क्या होती, कड़ी होती है। अब कड़ी होती चाहे नरम होती अपनी जगह है, ठीक है। बशर्ते आपको ध्यान क्या देना है कि वृक्ष कहां बड़े पाए जाते हैं, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो जाएगा। लोग कहते हैं रटना पड़ेगा, मैं कहता हूं आप की वर्ड पकड़िए, की पॉइंट पकड़िए कि कैसे सब हो रहा है, अपने आप जवाब देने लगेंगे, ठीक है।
आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कह रहा विषुवत रेखी प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो विषुवत रेखी प्रदेश की बात कर रहा है, दूसरा दोस्तों इसमें उष्णकटिबंधीय प्रदेश की बात कर रहा है। वही दोस्तों जो कर्क और मकर वाला बेल्ट है उसको दोस्तों इसमें आ जाता है। ठीक है, यहां पर किस प्रकार के, अच्छा क्या पूछा दोस्तों, यहां वन का प्रकार पूछ रहा है, कह रहा भैया यहां किस टाइप के वन पाए जाते हैं। तो भैया जब उस, अच्छा आपने क्या पढ़ा था, आपने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आप विषुवत रेखी की बात करेंगे, अगर आप विषुवत रेखीय प्रदेश की बात करेंगे तो यहां दो तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो दोस्तों हमने पढ़ा था सदाबहार वन, क्या पढ़ा था, सदाबहार वन पाया जाता है। दूसरा पढ़ा था सदाबहार वर्षा वन, क्या पढ़ा था, क्योंकि खूब वर्षा होती है तो आपको ये भी मैंने लाइन बताया था कि सर वर्षा वन भी याद रखेंगे। ठीक है, अभी क्या दे दिया, अभी ये दिया है और इसके साथ साथ दे दिया उष्णकटिबंधीय, तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए। अब जो वन मिलेगा वो कैसा मिलेगा दोस्तों, तो इसमें एक शब्द जोड़ दीजिए उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार, सदाबहार वन, समझ रहे हैं ना, ये दोनों को जोड़ दीजिए, उत्तर मिल गया। आप कहेंगे नितिन सर ये तो गजब है। ठीक है, हम तो इसको समझ ही नहीं पाते थे कि कैसे जवाब इसका तैयार किया जाए। समझिए समझिए, कुछ कठिन नहीं है, बस आराम से समझिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, करा किन नदी घाटी में, किन नहीं सीधे लिखिए किस नदी घाटी में सर्वाधिक अयनवर्तीय वन मिलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अयनवर्तीय वन कहां मिलते हैं दोस्तों, जो मतलब ये स्पेशली इसी क्षेत्र के वन जो हैं ये 2-3 जगह मिलते हैं। कभी आपके परीक्षा में मान लीजिए लिख दे दोस्तों कांगो नदी घाटी, क्या लिख दे, कांगो नदी घाटी लिख दे, या दोस्तों कभी आपसे पूछ दे अमेजन वन। ठीक है, अमेजन वन पूछ दे। ठीक है, या फिर अमेजन नदी घाटी बोल दे, क्या कह दे, अमेजन नदी घाटी, तो आपका जवाब दोस्तों यही होगा। ठीक है, या फिर आपसे वो पूछ दे, बड़ा अच्छा नाम है भाई, क्या नाम है, अरे जहां पर ये GMT लाइन जो 0 डिग्री है और दोनों 0 डिग्री लाइन, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, गिनी। ठीक है, गिनी के आसपास के जो वन मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, वो दोस्तों कैसे वन होते हैं, वो भी अनवर्ती होते हैं, तो ये सब याद रखें। ठीक है, जो भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र में वन पाए जाते हैं उनकी खासियत होती है, उन्हीं को अनवर्ती वन कहते हैं। कर वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण किन वनों की विशेषता है, करा वृक्ष और झाड़ी दोनों चीजें होती दोस्तों, ये किस प्रकार के वनों की विशेषता, किस प्रकार के वन में, देखिए अगर आप सदाबहार वन में, तो सदाबहार वन में वृक्ष तो पाए जाएंगे लेकिन झाड़ियां नहीं पाई जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। बाद में ना भाई वहां तो खूब वर्षा होती तो कैसे झाड़ी मिलेगा। अगर दोस्तों आप झाड़ियों की बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहां आपको ध्यान रखना होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा दोस्तों, वन होगा, तभी दोस्तों क्या पाया जाएगा, ये झाड़ियां भी मिलेंगी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल। हाँ, यहाँ छोटे छोटे पौधे बोल देता तो जवाब अलग हो जाता। ठीक है, और आगे ये करा किस जलवायु प्रदेश में जंगली लताएं वृक्षों पर चढ़ी हुई होती हैं। अच्छा मुझे बताइए ये लता वृक्षों पर चढ़ी क्यों होती हैं, क्यों दोस्तों, प्रकाश की तलाश में, किसकी तलाश में, प्रकाश की तलाश में। क्यों, नीचे अंधेरा होता है और प्रकाश की तलाश जरूरी है, क्योंकि प्रकाश क्या है दोस्तों, प्रकाश के माध्यम से ही दोस्तों क्या होता है, भोजन निर्माण होता है। ठीक है, तो भोजन तो हर कोई बनाना चाहेगा, चाहे छोटे पौधे चाहे बड़े पौधे, और उसी के तलाश में दोस्तों ये ऊपर चढ़ जाते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखीय वन की, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखीय वन की। ठीक है, वहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें जो छोटे वृक्ष या छोटी लताएं होती हैं वो चढ़ी हुई होती हैं। कर तड़ित झंझा के साथ वर्षा, तड़ित झंझा माने क्या होता है दोस्तों, तड़ित झंझा का अर्थ है बिजली। ठीक है, बिजली चमकना। ठीक है, जब दोस्तों खूब घनघोर वर्षा होती है, बिजली चमकना प्लस वर्षा। ठीक है दोस्तों, ये किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, तो ये भी दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र की विशेषता है। किसकी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की दोस्तों विशेषता है। और आप जानते हैं इस क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा होती है, आपने पढ़ा है कि दोस्तों इस क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा होती, कब होती है, तो लगभग 2 बजे के बाद। ठीक है, दोपहर में 2 बजे के बाद दोस्तों बारिश शुरू होती है और प्रतिदिन बारिश होती है, एक भी दिन छुट्टी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, करा किस क्षेत्र के वनों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, यहां सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में
क्या लगे हैं दोस्तों, वृक्ष पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, मतलब इतना बड़ा जंगल ही है, इसीलिए इसे कहा जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये अमेजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अमेजन का जो जंगल है दोस्तों, ठीक है, उस क्षेत्र को कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, विश्व का फेफड़ा कहते हैं अमेजन जंगल को। या फिर दोस्तों यहाँ पर विश्वती प्रदेश है दोस्तों, विश्वती प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। तो विश्वती प्रदेश में अमेजन जंगल जो है दोस्तों, इसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना। देखिए फेफड़ा क्यों, फिर इस फेफड़े से दोस्तों वृक्षों के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि वहां सर्वाधिक मात्रा में क्या है, वृक्ष लगे हुए हैं। कर विषुवत-रेखी वनों के मुख्य वृक्ष कौन से, ठीक है, मुख्य वृक्ष वो भी कहां पर दोस्तों, जो विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में। दोस्तों आपने कहा, अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों कि विषुवत रेखी में लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, सघन वन होते हैं, सघन वन होते हैं। लताएं क्या होती हैं, लताएं वृक्षों पर चढ़ी हुई होती हैं, ठीक है, लताएं वृक्षों पर चढ़ी हुई होती दोस्तों। ये सब खासियत थी, आपने पढ़ा, ठीक है। तो आप ऐसा करो, 2 4 5 वृक्ष का नाम बता दो कि कौन कौन से हैं। आइए बताते हैं दोस्तों, एक एक करके सुनते जाइए। जैसे रबर, जैसे दोस्तों चंदन की बात करें, जैसे दोस्तों महोगनी की बात करें, ठीक है, रबर, चंदन, महोगनी एक साथ याद कर लेना। इसी तरह से आप रोजवुड की बात कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप सिनकोना की छाल सुने ना, मलेरिया रोग में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, सिनकोना वृक्ष, ठीक है। तो सिनकोना भी दोस्तों यहीं पाया जाता है, ठीक है। आपने आबनूस का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, आबनूस का नाम सुना होगा। आपने जैतून का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, जैतून का तेल। आपने ओक का नाम सुना होगा। ये सभी दोस्तों कहां पाए जाते हैं, ये उसी सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस तथ्य को याद रखिएगा। कारण मलेरिया की दवा कुनैन, ठीक है, कुनैन, मलेरिया की दवा का नाम है कुनैन। और कुनैन दोस्तों किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो याद रखें दोस्तों, यह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है। सिनकोना वृक्ष के छाल से दोस्तों तैयार किया जाता है, छाल से दोस्तों क्या बनता है, कुनैन बनता है। और वो दोस्तों मलेरिया की दवा है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, ज्वर नाशक होता है, याद रखेंगे। करा सिनकोना वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं, पीछे बताया तो, ठीक है। कहां पाए जाते हैं दोस्तों, ये विषुवत रेखीय वन है। क्या है दोस्तों, यह विषुवत रेखीय वन है। चाहे विषुवत रेखी कहिए, चाहे भूमध्य रेखी कहिए, भूमध्य रेखी वन कहिए, एक ही बात है। हमने आपको 10 बार समझा दिया है। अगर आप ऐसे छोटे छोटे सवालों में गलती करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और आगे आइए, करा एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला भैया कहां पर है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों एंडीज पर्वतमाला कहां स्थित है, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और दुनिया की क्या है दोस्तों, सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है, ठीक है, सबसे पुरानी पर्वतमाला, ठीक है, पर्वतमाला में से दोस्तों एक है। जैसे भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसी तरह से दुनिया में यह भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। करा एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर कौन से वन मिलते हैं, किस प्रकार का वन मिलता है दोस्तों पूर्वी ढाल पर, तो इसका स्पेशल एक नाम है। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेगा, मोंटाना वन। क्या नाम है दोस्तों, मोंटाना वन। पूर्वी ढाल की बात कर रहा है। पश्चिम, अगर मान लीजिए यही कह देता पश्चिमी ढाल की तरफ, तब ठीक है, पश्चिमी ढाल की बात करता दोस्तों, तो पश्चिमी ढाल पर प्रशांत महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, और वहां किसी भी प्रकार का कोई भी वन क्षेत्र नहीं है वहां पे, ठीक है। तो याद रखेगा ये प्रशांत महासागर। पूरब की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं, जैसे ब्राजील वगैरह जो देश हैं, ये एंडीज पर्वतमाला के पूरब साइड में ही पड़ते हैं, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के एकदम पश्चिम साइड में स्थित ही है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों पश्चिम के पश्चिम में नहीं जाना है, आपको पूरब ही ध्यान देना है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता मतलब समझ रहे हैं ना, आर्द्रता का तात्पर्य क्या है, नमी, तरह साल भर नमी खूब पाई जाती है और हाई टेम्परेचर भी पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एक मिनट, हाई टेम्परेचर के कारण सघन चीर हरित वन, चीर हरित मतलब क्या है, ठीक है, हर समय, ठीक है, ये सदाबहार वन आप कह सकते हैं, सदाबहार वन मतलब आप 12 महीने में कभी भी चले जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा कि पेड़ अपनी पत्तियां गिरा दी हो, ठीक है, हमेशा यहां हरियाली पाई जाती है। और एक किस क्षेत्र की बात करें दोस्तों, यह विषुवत रेखीय वन की खासियत है। कहां की खासियत है, विषुवत रेखीय वन, ठीक है, विषुवत रेखीय वन की खासियत है। चाहे विषुवत रेखीय वन कहिए, चाहे विषुवत रेखीय सदाबहार वन कहिए, तभी इसको क्या कहते हैं, इसे नाम दिया जाता है सदाबहार वन,
ठीक है, सदाबहार वन, क्योंकि ये कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते एक पेड़, ठीक है, जब तक गिराते तब तक दूसरे वृक्षों में पत्तियां आ जाती हैं। लिख रहा दलदली व भूमध्य रेखी उच्च आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, कह रहा देखिए आर्द्रता है नहीं, नमी तो खूब है, लेकिन दलदली, कभी दोस्तों दलदल वाले क्षेत्र की बात कर ले, और जो दलदल वाले क्षेत्र में वनस्पतियां उगती हैं इन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखें दोस्तों दलदल। देखिए आपने सुना होगा कि आजकल दोस्तों खेती जो है एक हाइड्रोफोनिक टेक्निक से किया जा रहा है, बिना मिट्टी की खेती हो रही है, ठीक है, वो यही है दोस्तों। तो यहां हाइड्रोफाइट याद रखिएगा, ठीक है, वो हाइड्रोफोनिक से याद रखेंगे, हाइड्रोफाइट, जहां जल की बात आ जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, और फाइट, ठीक है, हाइड्रोफाइट याद रखिएगा। दलदली भूमि में जो उगने वाली वनस्पतियां होती हैं उन्हें स्पेशली क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से बहुत सारी किताबें तैयार की गई हैं, एक मौका दीजिए, जितनी अच्छी हम क्लास देते हैं ना, कंटेंट तो आप जान ही रहेंगे कितना अच्छा है, ठीक है, तो आप इन किताबों को लेकर यहाँ भी कंटेंट चेक कर सकते हैं, बहुत शानदार किताबें हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या स्टडी 91 की वेबसाइट एप्लीकेशन पर विजिट करके ले सकते हैं। सवाल दे रहा है कि जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पतियों को क्या कहते हैं। जल प्लावित मतलब समझ रहे हैं, जल प्लावित मतलब होता है जल में डूबी, जल में डूबी वनस्पतियां, ठीक है, वनस्पतियां। अच्छा जल में डूबी का मतलब क्या हो गया, वही मतलब दलदली क्षेत्र की वनस्पतियां, ठीक है, दलदली भूमि में, भूमि पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, ठीक है, हम इसकी बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां होती हैं हम उसके बारे में कर रहे हैं। लिख रहा है जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे भी अभी पीछे तो बताया आपको, इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोफाइट, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला सवाल करा, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु प्रदेश किन अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां उष्ण कटिबंधीय की बात कर रहा है, ठीक है। आपको क्या याद है दोस्तों, आपको याद है विषुवतीय, ठीक है, विषुवतीय या भूमध्य रेखीय। जब विषुवतीय या भूमध्य रेखी बोलता है तब आप क्या बताते हैं दोस्तों, आप बताते हैं दोस्तों 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। कहीं कहीं पे मैंने बताया था, याद रखेगा 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी भी लिखा होता है, तो ये भी याद रखेंगे, ये मैंने बताया था। तो ये तो दोस्तों इसके लिए हो गया, ठीक है, डोल्ड्रम वाले के लिए। इसके लिए दोस्तों कहां से कहां तक है, तो दोस्तों इसको माना जाता है 8 डिग्री से 28 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में क्या पाया जाता दोस्तों, यहां पाया जाता उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। भारत भी दोस्तों इसी वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है, भारत में भी यही जलवायु पाई जाती है, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि भारत में जो लोकेशन है दोस्तों, नीचे बढ़ेंगे जब आप, ठीक, अंडमान निकोबार या कन्याकुमारी देखेंगे तो 8 डिग्री पे आ जाएगा, और कर्क रेखा वैसे भी दोस्तों भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है 8 राज्यों से, ठीक है। करेक्ट, कौन सा जलवायु प्रदेश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, दक्षिणी चीन, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया, नीचे की तरफ जाएंगे तो दोस्तों साउथ में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों लगभग उसी लोकेशन पे आ जाता है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी ऊपर लिखें दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहां क्या पाई जाती है, यहां पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है, मानसूनी जलवायु। ये तथ्य आप याद रखेंगे। आगे बात समझ में कठिन नहीं है, आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, बाकी आपकी मर्जी का आप क्या सीखना चाहते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में कौन सी दे रहा है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, यह 8 से लेकर 28 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य दोस्तों ये जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें वर्षा मुख्यतः किस ऋतु में होती है, तो याद रखेगा यहां वर्षा इस समय जो इस जलवायु क्षेत्र में विशेषता है दोस्तों, वहां ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों वर्षा होती है। ग्रीष्म मतलब गर्मी की ऋतु, ठीक है, गर्मी के समय में दोस्तों वर्षा होती है, ये आप याद रखेंगे, ये आपको अलग से याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश किस पवन पेटी में आता है, ठीक है। अब दोस्तों अभी आपसे अलग सवाल पूछ दिया, देखिए भारत वगैरह सब इसी क्षेत्र में, लेकिन पवन पेटी बताना दोस्तों, तो आप जानते हैं
इसी के आसपास में दोस्तों व्यापारिक पवन पेटी स्थित है। कौन सा? व्यापारिक पवन पेटी, ठीक है। वहीं से दोस्तों हवाई चलती हैं और उसी की वजह से दोस्तों वर्षा भी होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। करा पवन की दिशा में परिवर्तन किस जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता है? पवन की दिशा में परिवर्तन किस जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों? तो याद रखेगा मानसूनी जलवायु की। किस जलवायु की? मानसूनी जलवायु की दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मानसूनी जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवन की दिशा में परिवर्तन, ठीक है। ये भी दोस्तों याद रखें। हालांकि इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ये होता है, ठीक है। अभी खैर आइए, एक्स्ट्रा सवाल आ गया होगा कहीं से दूसरे टॉपिक का उठकर। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु प्रदेश का विस्तार दोस्तों किस गोलार्ध में देखने को मिलता है? ऐसा नहीं पूछना चाहिए किस गोलार्ध में अधिक देखने को मिलता है, तो याद रखेगा उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में तो दोस्तों ज्यादा स्थलखंड है नहीं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों यह अधिक देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। यह आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है, समझ रहे हैं ना बात को? अब ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसमें कठिन मैं बताऊं भाई, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? किसमें कह रहा दोस्तों? ये जो मानसून, इसका नाम ही देखिए मानसूनी जलवायु है, ठीक है। बशर्ते क्या ध्यान देना है, यहाँ 8 से 28 डिग्री याद रखना है कि ये वाला बेल्ट, ठीक है। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती दोस्तों? तो औसत पूछा है ना? हाँ, औसत पूछा है। तो औसत पूछा तो न मिनिमम बताना न मैक्सिमम बताना है, आप एक लगभग का आंकड़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो लगभग याद रखेंगे 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जबकि वहीं आप भूमध्य रेखी वाले में आ जाएंगे तो वहां दोस्तों 175 से 250 तक चला जाता है, ठीक है। उसको याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल करा उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, ठीक है। अर्ध, और देखिए अलग कर दिया, ऊपर दोस्तों मानसूनी जलवायु था, यहां पतझड़ वन है। पतझड़ वन में कितनी वर्षा होती है? तो सिंपल सी बात, यहां पत्तियां झड़ती हैं तो यहां थोड़ा कम वर्षा होता है। कितना? लगभग 150 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों आपसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा, और अर्ध पतझड़ की बात करें तो 150 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। थोड़ा कम कर लीजिएगा, यहीं से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और आगे आइए, करा किस जलवायु प्रदेश में 6 माह हवाएं, 6 महीने क्या होती हैं हवाएं सागर से स्थल की ओर, तथा 6 माह हवाएं कहां चलती हैं? स्थल से सागर यानी जल की ओर चलती हैं। ये किस जलवायु प्रदेश की दोस्तों विशेषता होती है? तो यही उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, ठीक है। देखिए इसी क्षेत्र में क्या, इस वाले जलवायु में क्या होता है? 6-6 महीने हवाएं अलग अलग दिशा से चलती हैं, ठीक है। एक बार दोस्तों क्या होती हैं? स्थल से समुद्र की तरफ, और दोबारा समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। तभी दोस्तों ये ऋतुएं इतने समय बाद लौट के आती हैं, नहीं तो क्या होता? हर समय एक ही ऋतु हमें महसूस होता, ठीक है। कर्क रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ठीक है, अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा कहते किसे हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। और ये रेखा दोस्तों भारत से गुजरी हुई है, भारत के 8 राज्यों से गुजरी हुई है। वो 8 राज्यों में कौन कौन आता है दोस्तों? जैसे आप बताइए, राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद गुजरात भी आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश भी आता है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, वो भी आता है, उसके बाद झारखंड भी आता है, आपका पश्चिम बंगाल भी आता है, और त्रिपुरा मिजोरम भी आता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अभी क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर? यहाँ कह रहा है कि अच्छा इसके निकट दोस्तों कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय, ठीक है। ये तो पीछे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, यहाँ उष्णकटिबंधीय। अच्छा, उष्णकटिबंधीय क्या लिखे? मानसूनी या वन? ठीक है, आप सीधे सीधे यहाँ वन लिखिए, ठीक है। क्या लिखे? उष्णकटिबंधीय वन, क्योंकि वन के बारे में पूछ रहा है आपसे, जलवायु के बारे में तो पूछ नहीं रहा कि आप बताइए मानसूनी है कि क्या है, ठीक है। वन जो है वो अलग होगा, मानसून पूछेगा, मानसूनी तब लिखेगा जब जलवायु पूछेगा। करा विश्व के वन क्षेत्रों में से किस वन के फैलाव की प्रतिशत सबसे अधिक है? कौन सा वन दोस्तों सबसे ज्यादा फैला हुआ दोस्तों? तो यही उष्णकटिबंधीय जो वन है, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन। कौन से? उष्णकटिबंधीय वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि मानसूनी क्षेत्रों में स्थित होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में। करा पतझड़ के वन किस जलवायु प्रदेश के प्राकृतिक वनस्पति हैं? ठीक है, क्या कह दिया दोस्तों? करा पतझड़ के जो वन होते हैं दोस्तों, ये किस जलवायु प्रदेश के प्राकृतिक वनस्पति कहे जाते हैं? तो याद रखेगा, यही उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाले क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं।
इसी क्षेत्र की विशेषता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय, अब देखिए यहाँ क्या पूछा, जलवायु प्रदेश ना, अब शब्द लिखेंगे मानसूनी, ठीक है। जब कभी जलवायु पूछेगा तभी मानसूनी बताएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, ठीक है, प्रदेश या क्षेत्र, ये इसी में पाए जाते हैं। पतझड़ वन, क्योंकि अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं। केवल जो भूमध्य रेखी वाले होते हैं ना, वो अपनी पत्तियां गिराते वो भी हैं, लेकिन एक साथ नहीं गिराते हैं, इसलिए वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पतझड़ वाले हो जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, करा प्राकृतिक वनस्पतियों का सबसे विकसित क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, तो ये पतझड़ वन है। क्या है, पतझड़ वन दोस्तों, ये सर्वाधिक विकसित। आप ऐसे समझ लो ना, कहां दोस्तों उसे 5 से 10 माना जाता है। अगर आप भूमध्य रेखी की बात करते हैं, भूमध्य रेखी की बात करते हैं, तो किताबों में 5 से 10 भी लिखा हुआ है, या मान लो 0 से 10, ठीक है, 0 से 10 माना जाता है, तो इतना ही है ना। और ये वाला देखिए, अभी जो आपने पढ़ा दोस्तों, ये मानसूनी वाले को, मानसूनी वाली जो जलवायु क्षेत्र पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा है, इसमें पढ़ा 8 से 28, तो अंतर है कि नहीं। यहाँ तो 10 डिग्री, यहाँ तो 5 या 10 डिग्री तक है, यहाँ 8 से 28 20 डिग्री तक है। तो इसी से आप समझ जाइए ना कि फैलाव किसका है, परसेंटेज वाइज ज्यादा कौन है कम कौन है, तो सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप कहेंगे नहीं याद हो रहा तो कैसे काम चलेगा। अगला सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश में सभी वृक्षों की पत्तियां कभी भी एक साथ नहीं गिरती हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, एक साथ दोस्तों नहीं गिरती हैं। तो देखिए 2 जगह का याद रखिएगा, एक तो दोस्तों जो सदाबहार वन होते हैं, कहां, एक तो जो सदाबहार वन होते हैं इसकी पत्तियां नहीं गिरती हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाले का नहीं गिरती हैं। किसका, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। जो ये मानसूनी वाले में पाया जाता है या वर्षा वन में पाया जाता है, ठीक है, उसकी पत्तियां नहीं गिरती हैं। गिरती कहां की हैं, जो पतझड़ वाली होती हैं, ठीक है। जो आपने पीछे पतझड़ पढ़ा, वो पतझड़ वाले में पत्तियां गिरेंगी और मानसूनी वाले में पत्तियां नहीं गिरती हैं। ये अपने दिमाग में बिठा के चलिएगा, ठीक है। ओहो, क्लास ही समाप्त हो गई, ठीक है। अच्छा, पता भी नहीं चलता। देखिए जब क्लास मजेदार होती ना, तो कभी भी आप भांप नहीं पाएंगे कि आपकी समय कब समाप्त हो गया, ठीक है। समय आप खूब देते हैं, और समय नहीं दिए होते तो सोचिए 8100 सवाल कैसे खत्म हो जाते, ठीक है। अब आज दोस्तों 8101 से लेकर 8130 तक के सवाल हम लोग पढ़ लिए। बहुत जल्द दोस्तों हमारे 10,000 सवाल हो जाएगा। अच्छा, मैं इधर 2-4 दिनों से देख रहा हूं कि आप जो है क्लास नहीं अटेंड कर रहे, कोई दिक्कत है, परेशानी, क्या बात है, ठीक है। अभी तक क्लास बहुत अच्छी चलती थी, इस समय 2-4-5 दिनों से लोग, अच्छा होता क्या है ना, बच्चे मान के चलते हैं सर, बच्चों को लगता है कि हमें पता है क्या इंपॉर्टेंट है, सर को नहीं पता है। मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ आइए, मैं एक भी पॉइंट छोड़ता नहीं हूं भाई। क्यों अपनी कमजोरी बनाना, आप अपनी कमजोरी पैदा ही मत होने दीजिए। आप एक बार पूरा भूगोल पढ़ के तो देखिए, कभी आपके मन में ये तो नहीं रहेगा ना कि सर हमने नहीं पढ़ा या हमें किसी ने नहीं सिखाया, नहीं पढ़ाया। आप इसलिए एक बार पढ़ के देखिए। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें भी हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। आप सभी से निवेदन है, क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।